स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 7 जो हिंदी है अपनी वसंत पार्ट नंबर है तीसरा और पार्ट का नाम है हिमालय की बेटियां। इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताते जाऊँगा आपको, तो आपको ध्यान से देख लेना है। पहला लेख से जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। जो नागार्जुन लेखक हैं इस कहानी के, इस कविता के, तो वो किन किन रूपों में देखते हैं लेखक, उनके बारे में आपको बताना है। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जैसे गंगा माँ है, यमुना भी माँ है, इस प्रकार से तो नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती है। तो इसलिए लेखक ने, नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में देखा है। तो ये शब्दों को उन्होंने यूज किया है, इनके लिए प्रयोग किया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी विशेषता बतानी है आपको। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर नद भी कहा जाता है। इन दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। इस रूप में विशाल और विराट का, इनका रूप बहुत विशाल है, विराट है। ये दो नदियां ऐसी हैं जो दयालु हिमालय के पिघलने दिल की एक एक बूंद से बनी, यानी कि जो हिमालय पिघलता है ना, उसके पिघलने से जो पानी बनता है उससे बनी है। तो यानी कि एक जो उसका दिल है ना, वो पिघल पिघल के एक एक बूंद करके बना है। इसलिए ये दो नदियाँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले से इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, भले इंपॉर्टेंट है ये। और पढ़ते हैं हम, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा, ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, पहले से बता रहा हूँ। नदियाँ युगों तक मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये एक माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, इसलिए नदियों को माँ की तरह पवित्र, पूजनीय और कल्याणकारी कहा गया है। मनुष्य नदियों को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, परंतु इतना दुख, गंदगी सहकर भी हमारा कल्याण करती है। उसी प्रकार करती है जैसे एक कठोर पुत्र का कल्याण उसकी माँ करती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, यानी कि सबकी माता है। नदियाँ सबका पालन पोषण करती है, चाहे उसमें गंदगी डालने वाले हो या अच्छाई करने वाले हो, सबके सब एक जैसा व्यवहार करती है। दूसरा है नेक्स्ट, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की, वो आपको बताना है। तो हिमालय की यात्रा के दौरान लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, चीड़, देवदार, सरो, चिनार, केले के जो भरे बागान है, जंगल है, उसकी प्रशंसा की है। अब आपको लेख से आगे यानी कि तो क्वेश्चन आंसर अपनी किताब से हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम यहाँ करवा रहे हैं। नदियाँ और हिमालय पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। इन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों से कीजिए। तो डॉक्टर परशुराम शुक्ल ने अपनी कविता नदी में सहनशील, संघर्षशील, समर्पण भावना से प्रेरित, कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाली स्त्री के रूप में वो उनको देखते हैं। वहीं नागार्जुन इस पाठ में नदी को माँ, बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर सोनलाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता हिमालय में हिमालय का विवरण भारत के मुकुट यानी कि सम्मान के रूप में किया है। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को एक पिता के रूप में देखा है। तो इस प्रकार सब ने अलग अलग तरीके से इनको देखा है। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी दिनकर की कविता हिमालय और जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन को पढ़िए और इनके बारे में तुलना कीजिए कि इन सब कविताओं में अलग अलग क्या चीज़ें दिखाई देती है आपको। तो रामधारी दिनकर जो उनकी कविता हिमालय, उन्होंने हमने देखा है कि उस पाठ में भारत व हिमालय के गहरे संबंध का विशाल और शक्तिशाली रूप, हिमालय का मूल स्वरूप जो है उत्तर से दक्षिण तक फैले होने का विवरण देखा है। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को पिता यानी नदियों के पिता के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। तो जो जिन्होंने मैं बताया है हिमालय के बारे में, उन्होंने इस प्रकार से बताया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, यह लेख 1947 में लिखा गया, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं वो आपको बताने हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को खो चुकी हैं। प्रदूषण और मानव हानि के कारण ऐसा उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तो उसमें गंदगी मिल जाती है और स्वच्छता के नाम पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि टोटल गंदगी ही गंदगी। यमुना को ही देख लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन है कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। कालिदास बहुत महान लेखक हुए हैं, इनको संस्कृत का बहुत महान लेखक माना जाता है और कहा जाता है। इन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है संस्कृत के अंदर। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा कहा। देवात्मा मतलब देव प्लस आत्मा, यानी कि हिमालय पर भगवान की या देवों की आत्मा का निवास है, इसलिए देवात्मा का। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास है वहाँ पर और ये माना जाता है। तो यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अपने स्कूल से रिलेटिव जो भी नोटिफिकेशन होती है, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटिव कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।